अभी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के करोल बाग के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बापा नगर में घर का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की खबर आ रही है। तो फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बापा नगर में घर का एक हिस्सा गिर गया। मलबे में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई गई है। तो अभी की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। घर का जो हिस्सा ढहा था वो तस्वीर आप देख सकते हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि मलबे के अंदर जो लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आप देख सकते हैं वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये दिल्ली के करोल नगर इलाके की घटना, जहां पर मकान का ये हिस्सा ढह गया। और हमारे सहयोगी अहमद बिलाल यहीं पर मौजूद हैं। क्या कुछ और आप देख पा रहे हैं, जरा मुझे बताइए। और अभी कितने लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, कुछ इस बाबत अपडेट है क्या? बिल्कुल अखिलेश, देखिए दिल्ली के करोल बाग के बापा नगर इलाके में सुबह 9 बजे के करीब ये 4 मंजिला मकान जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिर गया। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखिए ये तकरीबन 25 गज का ये प्लॉट है। 4 मंजिल का ये मकान था, जहां पर जूतों की फैक्ट्री थी। लेडीज जो चप्पल हैं वो यहाँ पर बनाए जाते थे, और ये जो कारीगर हैं वो यहाँ पर वो चप्पल बनाने का काम करते थे। और अभी भी कारीगर जो हैं वो घर के मलबे में किस तरीके से फंसे हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा दे। किसी का सर, किसी का पैर, किसी का हाथ जो है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस मलबे से पहले व्यक्ति को अब से 2 मिनट पहले जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। और जैसा कि यहाँ पर दमकल विभाग के कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि अभी भी 5 से 6 लोग जो है वो अभी भी इस मलबे में जो है वो फंसे हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से दो कारीगर जो थे वो यहाँ पर 2 साथ में किस तरीके से फंसे हुए हैं। और सीमेंट का, ईंटों का, लोहे के गाटर जो है वो बड़ी उस मलबे में जो है वो किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो फंसे हुए हैं। और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पर जो फंसे हुए मजदूर हैं, जो फंसे हुए कर्मचारी हैं, उनको जो है वो यहाँ से निकाला जा सके। आपको ये भी बता दें कि सुबह 9:11 पर ये दमकल विभाग को घर गिरने की जो है वो सूचना दी गई थी, जहां पर जो जैसे ही सूचना मिली दमकल विभाग की 5 गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंची। और पूरा इलाका, एक बार मेरे कैमरा पर्सन मनीष से मैं कहूंगा कि देखिए पूरा इलाके की अगर हम संरचना को अगर हम समझाना चाहें दर्शकों को, कि देखिए तो ये बेहद ही जनसंख्या घनत्व का एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे मकान, 22 गज के मकान, 25 गज के मकान, 30 गज के मकान जो है वो इस इलाके में जो है वो एकदम सटे हुए जो है वो बिल्कुल हैं। और ये उसी तरीके का एक ये मकान 25 गज के करीब का ये मकान था, जो कि सुबह 9 बजे के करीब रह गया। और ये ना सिर्फ ये मकान, जब ये मकान गिरा तो इसके बगल वाले, जहां पर एक आपको पुलिस के अधिकारी दिख रहे होंगे, उस मकान पर ये इस मकान जो है वो गिरते हुए टकराया। और उस मकान को भी कई सारे क्षतिग्रस्त जो है वो, और उस मकान में बच्चे और एक महिला भी थी, उन महिला को भी चोटें आई हैं और उन महिला को जो है वो अस्पताल भी लेकर के जाया गया है। तो ना सिर्फ ये इस मकान में जो फंसे हुए मजदूर आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, देखिए यहाँ पर कि अभी भी उनको तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं। कुछ जगहों पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोगों के सिर नजर आ रहे हैं, सिर्फ पूरा शरीर का जो बाकी हिस्सा है वो दबा हुआ है। अभी भी कुछ के हाथ दिख रहे हैं। कोशिश ये की जा रही कि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि इनकी जान बच सके। इस खबर पर हम वापस लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ, लेकिन फिलहाल अब आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। संजय सिंह मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी, कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं। अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे।
बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं। अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है। एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है। कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई। ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेके हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है। लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की। ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा। जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है वो शिक्षा बंद हो जाएगी। 27 साल हो गए गुजरात के अंदर, एक भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा सके और दिखा सके कि ये हमारा सरकारी स्कूल है। उनको टेंट का स्कूल गुजरात में, अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। एक स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात के अंदर। पूरे देश में बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा एक स्कूल किसी राज्य में बनाओ। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं
ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं। 9 दिन तक एलजी के घर पे धरने पर बैठ के कहते नहीं मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास करो। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे, कहते थे हमारी झुग्गियों में हजारों का लाखों का बिल आया है केजरीवाल साहब। वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली किया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने फ्री में लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल है। अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये फ्री बिजली की सुविधा भाजपा बंद कर देगी। फ्री पीने का साफ पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। माताएं बहनें जो हमारी मजदूरी करती हैं, हमारी बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, जिसका पिता रिक्शा चलाता है, ठेला लगाता है, वो सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था। बेटी को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, जेब में पैसा होगा तो बेटी कॉलेज जाएगी, वरना नहीं जा पाएगी। इस दर्द को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, मजदूरी करने वाली हमारी माताओं के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। केजरीवाल नहीं होंगे तो ये बस की यात्रा की फ्री सुविधा खत्म होगी। इसलिए दिल्ली के लोगों आपको तय करना है। ये सारे काम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनके उनकी तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प और काम पूरा किया है अरविंद केजरीवाल ने, भारतीय जनता पार्टी ये सारी की सारी सुविधाएं बंद करेगी, समाप्त करेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं घूम घूम कर कि मुफ्त की सुविधा समाप्त होनी चाहिए, खत्म। संजय सिंह को आपने सुना जो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जो तमाम सुविधाएं मिल रही थी मुख्यमंत्री के तौर पर, उन सरकारी सुविधाओं का वो त्याग करेंगे। और साथ ही दिल्ली की जनता को संजय सिंह ने ये याद दिलाने की कोशिश की, ये बताने का प्रयास किया कि अगर दूसरी सरकार आ जाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रहती है, तो जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, मुफ्त की जो योजनाएं चल रही हैं, सब खत्म हो जाएंगी। बहरहाल अब अगली खबर बिहार से, जहां तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में मुजफ्फरपुर में मारपीट का एक सीसीटीवी वीडियो उन्होंने डालते हुए लिखा, बीजेपी नेता कारोबारियों पर पिस्तौल तान रहे हैं, अपराध रोकने में नीतीश सरकार बेबस, यह कहना तेजस्वी यादव का। तो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने वहां की सरकार पर, बिहार सरकार पर हमला किया है कानून व्यवस्था को लेकर, और यह वीडियो जारी किया है तेजस्वी ने एक्स हैंडल पर। मुजफ्फरपुर की घटना यह बताई जा रही है, मारपीट का एक वीडियो डाला गया तेजस्वी यादव की तरफ से, और सीसीटीवी फुटेज डालते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी नेता कारोबारियों पर पिस्तौल तान रहे हैं, अपराध रोकने में नीतीश सरकार बेबस है। यह कहते हुए तेजस्वी ने वहां की कानून व्यवस्था, बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक्स हैंडल पर दरअसल यह पोस्ट उन्होंने डाला है, कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मारपीट की एक घटना दिख रही है, और तेजस्वी यादव ने जो बातें उसमें कही हैं, एक्स पर पोस्ट डालते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में यह मारपीट का एक वीडियो है, बीजेपी के नेता कारोबारियों पर पिस्तौल तान रहे हैं। हमारे साथ आर्यन आनंद हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। आर्यन, ये क्या मामला है तेजस्वी जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है? हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव पिछले कुछ महीनों से लगातार सोशल मीडिया और जो एक्स प्लेटफॉर्म है वहां पर क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, और ऐसे में एक वीडियो जो निकलकर सामने आया, उस वीडियो को उन्होंने शेयर किया। ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि
जो व्यक्ति इस वीडियो में पिस्तौल दिखा रहा है वो नगर निगम जो मुजफ्फरपुर है उसका वो स्थायी समिति का सदस्य है और वार्ड संख्या 10 के पार्षद उन्हें बता रहे हैं तेजस्वी यादव। और इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को कहीं न कहीं जो है आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि नीतीश कुमार बेबस है। जो अपराध बिहार में हो रहे हैं वो अपराध सत्ता द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है और नीतीश कुमार बेबस होकर देख रहे हैं। बीजेपी के नेता ये व्यक्ति बताए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधा है अपराध को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार तेजस्वी सवाल खड़े कर रहे हैं और नीतीश सरकार पर कैसे हमला किया गया इस वीडियो के जरिए हुआ आपने देखा। लेबनान के कई शहरों में पेजर ब्लास्ट को लेकर एक नया खुलासा सामने आ रहा है। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के बनाए पेजर में ब्लास्ट हुए। अब कंपनी का कहना है कि हिजबुल्लाह जिस पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे यूरोप में बनाए गए थे। तो अभी की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, इस मामले में एक नई जानकारी। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के बनाए गए पेजर में जो ब्लास्ट हुआ, अब कंपनी का यह कहना कि हिजबुल्लाह जिस पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे वो दरअसल यूरोप में बनाए गए थे। तो यूरोप में बने पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे हिजबुल्लाह के लोग। लेबनान ब्लास्ट में पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो का यह बयान सामने आया है कि यूरोप में हुआ था पेजर का प्रोडक्शन, वहां पर ये पेजर बनाए गए थे। तो आप देख रहे हैं जब धमाका हुआ था उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग पेजर में जब ब्लास्ट हुआ तो किस तरीके के हालात बन गए थे। बिल्कुल एक अलग तरीके का मोडस ऑपरेंडी माना जा रहा है जिस तरीके से ये धमाका किया गया कई जगहों पर। सबसे बड़ा सीरियल अटैक माना जा रहा है। लेबनान के कई शहरों में विस्फोट हुआ, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। पूरी दुनिया इस घटना से कई लिहाज से हतप्रभ, क्योंकि तकनीक का देखिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये पूरी लड़ाई तकनीक के जरिए लड़ी जाएगी। लेबनान में पेजर स्ट्राइक और इजराइल का ये अटैक माना जा रहा है। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। दरअसल पेजर का पहले बहुत इस्तेमाल हुआ करता था किसी जमाने में मैसेज रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका इस्तेमाल कम होता चला गया। इन इलाकों में ये लोग, हिजबुल्लाह से जुड़े लोग, उसका इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था मोबाइल इस्तेमाल करने से कहीं वो ट्रैक ना हो जाए, कहीं उनकी लोकेशन ना पता चल जाए, इसके मद्देनजर। लेकिन इसी पेजर को कैसे हथियार उनके खिलाफ बनाया गया आप देख सकते हैं। और मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद हैं। जगविंदर, ये जो एक जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि यूरोप में बनाए गए थे ये पेजर, इस बाबत और क्या अपडेट है, क्या पता चल पा रहा है? और देखिए, ये ताइवान की एक कंपनी थी जिसको ऑर्डर दिया गया था पेजर बनाने का, लेकिन उन्होंने आउटसोर्स किया था आगे यूरोप की किसी कंपनी को। सामान्य तौर पर होता यह है कि भले एप्पल जो है वो बनता अमेरिका में है या पहचान उसकी वहां पर है, असेंबल वहां पर होता है, लेकिन इसके सारे पार्ट्स जो है वो चाइना में बनते थे। तो इसी तरह से ताइवान की कंपनी ने ये कहा है कि हिजबुल्लाह या फिर लेबनान में जितने भी पेजर्स इस्तेमाल हो रहे थे मैसेजिंग के लिए, उन सब की जो प्रोडक्शन का काम है वो उन्होंने यूरोप की कंपनी को दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये सामने आई है अखिलेश कि मोसाद ने इनके वो सब आईडी ट्रैक किए जिनके जरिए इस तरह का जो है वो विस्फोटक किया जा सकता था। यानी ना उसमें कोई रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा, ना उसमें कोई तोप इस्तेमाल की जाएगी, ना उसमें कोई अन्य हथियार इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हिजबुल्लाह या फिर उनसे जुड़े हुए उनके नेटवर्क के लोग अपने आने जाने या मैसेजिंग के लिए जो भी पेजर इस्तेमाल कर रहे थे उन पेजर्स को ही विस्फोटक सामग्री में तब्दील कर दिया। और इसमें सीधा सीधा इजराइल का जो है वो हाथ माना जा रहा है। मोसाद ने ये पूरी प्लानिंग की थी और उन्होंने पहले ये ट्रैक करवाया कि आखिरकार ये पेजर कहां बन रहे हैं, इनमें कौन कौन सी डिवाइस लग रही हैं, इनके सर्किट को ट्रैक किया और सर्किट को ट्रैक करने के बाद ये हमले किए गए हैं। यानी अब जो लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है एक तरह से वो ओपन वॉर में तब्दील हो गया और इसमें हिजबुल्लाह के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए, जिसको कि इजराइल ये मानता है कि ईरान की सपोर्ट है, उसको खत्म करने के लिए हर तरह से इजराइल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल, पूरी दुनिया इसे हतप्रभ है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से पेजर ब्लास्ट में एक और खुलासा किया गया। खुलासा यह हुआ कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने PETN के जरिए धमाके कराए। पेजर की बैटरी को ज्यादा गर्म कर दिया गया जिससे धमाके हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हिजबुल्लाह को पेजर की डिलीवरी से पहले मोसाद ने उन्हें कब्जा कर लिया था। तो नई नई जानकारियां अब निकालकर सामने आ रही हैं। एक और अहम अपडेट आपको बता दें,
कुल मिलाकर जगविंदर एक जो तस्वीर देखने को मिल रही है, टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल इससे पहले ही शायद हुआ हो कि पेजर को ही एक हथियार बना लिया गया इनके खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो वॉर जोन है वहां इस चीज का ध्यान अब रखा जाने लगा है कि जो भी जीपीएस या फिर सर्किट के जरिए किसी वीवीआईपी की या किसी नेटवर्क की ट्रैकिंग की जा सकती है, उन डिवाइसेस को उस क्लोज सर्किट से दूर किया जा रहा है। यानी उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों, उन लोगों, उन आतंकियों के पास वो चीज नहीं आ रही है जिससे कि जीपीएस लोकेशन उनकी ट्रैक हो सकती हो या फिर सर्किट के जरिए उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। लेकिन पेजर के जरिए इस तरह से अटैक कर देना और एक नहीं हजारों की संख्या में अटैक कर देना, सोचिए कि इसके लिए टेक्नोलॉजी को किस हद तक कंट्रोल किया गया होगा और ये कितनी जबरदस्त ट्रैकिंग की गई होगी कि कहां कंपनी ऑर्डर दे रही है, कौन से पेजर कंपनी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें कौन सा सिस्टम, कौन सी बैटरी लगाई जा रही है और फिर उसे टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरह से ब्लास्ट करना है। ये अपने आप में इजराइल ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो शायद पहले कहीं भी देश या दुनिया के कोने में नहीं हुए हैं। लेकिन यह भी विस्फोटक की जो एक घटना कल रात को अंजाम दी गई, हजारों की संख्या में अंजाम दी गई, गली मोहल्ले चौराहे बाजार जहां पर भी हिजबुल्लाह का नेटवर्क था वहां सबकी जेब में रखे पेजर में धमाका हुआ। तो उन्होंने ये बात साबित कर दी है लेबनान और हिजबुल्लाह को कि आपकी जेब तक हम पहुंच चुके हैं और आप कोई भी सिस्टम ट्रैक कीजिए, मैसेजिंग या फिर अपने मैसेज आदान प्रदान करने के लिए या फिर मोबाइल का कोई विकल्प देखेंगे आप तो हम उस पर भी ट्रैक करके उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जगविंदर, आप खुद भी कई युद्धग्रस्त क्षेत्रों में गए हैं, वहां से आपने रिपोर्टिंग की है, इजराइल भी आप गए थे, उस दरमियान भी आपसे बातचीत हो रही थी जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। मोसाद जो खुफिया एजेंसी वहां की है बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्या उसके काम करने का तरीका इसी तरीके का है, इसीलिए उस पर शक है? दो बातें हैं, शक की बात नहीं है, उनकी डेडिकेशन का कोई मुकाबला नहीं है। मैंने उन सोल्जर से इंटरेक्ट किया, उन सिविल सोल्जर से इंटरेक्ट किया इजराइल में जो काम करते हैं, उनके डेडिकेशन का मुझे ये लगा कि मैं इतने वॉर जोन में जा चुका हूं, जो इजराइल में मातृभूमि या उनकी कर्तव्य परायणता है जो वो बहुत एक्सट्रीम है और यहूदियों के बारे में ये कहा भी जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम तालिबान की बात करें तो वो सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल करता था। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए सैटेलाइट फोन हर आदमी नहीं ले सकता। इसी तरह से जब अफगानिस्तान से निकलकर हम इराक में गए तो इराक में कम्युनिकेशन के और जरिए थे, लेकिन हिजबुल्लाह क्योंकि अब बहुत ज्यादा आगे एडवांस हो चुका है तो उनको यह लगा कि ऐसा जरिया रखो कि मोबाइल के जीपीएस से या मोबाइल के कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से उनकी ट्रैकिंग करना, उनके लोगों को मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि इजराइल ने ऐसे स्ट्राइक किए हैं बार बार जब टॉप कमांडर्स को मारा है। इसीलिए पेजर की तकनीक को निकाला गया था कि उसको ट्रैकिंग ना हो सके। लेकिन जहां वो बनते थे, जहां उनको ऑर्डर दिया जाता था, जिस कंपनी के वो इस्तेमाल करते थे, उसमें जो कुछ बीच में पार्ट्स लगाए जा रहे थे, मोसाद ने और इजराइल ने उसको ट्रैक किया और उसके जरिए ये एक मैसेज दिया है कि लेबनान को खत्म करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और वहां पर हिजबुल्लाह का नेटवर्क खत्म करना उनका एकमात्र मकसद है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं जगविंदर, मैं आऊंगा आगे भी आपके पास। जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर अभी की मैं आपको बता दूं, यहां पर 11 बजे तक जो आंकड़ा आया है वोटिंग का, 27% मतदान हुआ है। 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पहले दौर की वोटिंग जारी है और 11 बजे तक के आंकड़े आ गए हैं। 7 जिलों की 24 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 11 बजे तक बताया जाता है कि 27% वहां पर लोग मतदान कर चुके हैं, यानी 27% पोलिंग की सूचना मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर अभी की हम आपको बता दें। 7 जिले की 24 सीट जहां पर मतदान जारी है और जम्मू कश्मीर में जो खबर हमें मिल रही है, बताया जा रहा है, देखिए अब अलग अलग जगहों के आंकड़े भी आ गए। किश्तवाड़ को लेकर अपडेट है कि यहां पर 33% यानी 33% मतदान हुआ है। ये 11 बजे तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। जबकि डोडा से जो अपडेट हमें मिल रहा है, यहां पर 32% मतदान हो चुका है। तो इन जगहों पर तेज मतदान की सूचना है। रामबन में 31%, 31% अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोग कर चुके हैं। और जो आंकड़ा कुल मिलाकर सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से कई जगहों पर फास्ट वोटिंग की सूचना है। एबीपी न्यूज पर एलजी मनोज सिन्हा ने एक बात कही, 370 का फैसला कभी वापस नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग है और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा, यह भी कहना मनोज सिन्हा का। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया होगा और महत्वपूर्ण बात यह 370 वाला फैसला कभी वापस नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। लोग बड़ी संख्या में, ऐसा लग रहा है, घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह से कतारें लगी हुई है और आज के इस खास दिन हमारे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वक्त देने के लिए। जैसा मैंने कहा सर, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सुबह से लोग बड़ी संख्या में
निकल रहे हैं, आप तक भी रिपोर्ट पहुंच रही होगी सर। आपकी जानकारी में अभी तक किस तरह का इंथुजियाज्म दिख रहा है एलजी साहब? नहीं, जिन स्थानों पर फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो रहा है, अभी जो रिपोर्ट मिली है, चाहे वो साउथ कश्मीर हो या जम्मू में रामबन, किश्तवाड़ और डोडा हो, बड़ी संख्या में मतदाता लाइन में लगे हैं। अभी तक की सूचना के अनुसार किश्तवाड़ जिले में सबसे ज्यादा पोलिंग हो रही है। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ करके जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान किया, उससे ज्यादा मतदान विधानसभा चुनाव में होंगे। और लोकसभा चुनाव के मतदान के प्रतिशत ने, जो मैं समझता हूं कि 35 वर्षों में सबसे ज्यादा मतदान था, ये प्रमाणित किया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का भारत के लोकतंत्र में पूरी तरह से उनकी आस्था है। और लोकतंत्र के इस पर्व में देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह से लोग उत्साहपूर्वक यह पर्व मनाते हैं, आज 4-5 वर्षों की मेहनत और भारत सरकार के प्रयासों के कारण मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का आम मतदाता भी बढ़ चढ़ करके नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। एलजी साहब, मैं ये पूछना भी चाह रहा था, आपने जिक्र किया कि आपको क्या लगता है कौन से वो खास काम रहे, मुद्दे रहे, जिसकी वजह से ये आस्था जनरेट हो पाई है, ये भरोसा जनरेट हो पाया है कि हम पहले देखते थे कितने लिमिटेड लोग निकलते थे और अब इस तरह से बड़ी संख्या में लोकसभा में भी, और आप उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि विधानसभा में ज़्यादा निकलेंगे? मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा कारण मैं मानता हूं वो शांति का माहौल जो है। नहीं तो सामान्यतया रात को प्रचार होता नहीं था, अब देर रात तक 10 बजे 11 बजे लोग गांव में जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अंधेरा होते ही प्रचार बंद हो जाता था, लोग गाड़ियों से उतरते नहीं थे। तो एक ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में बना है, जिसके कारण अमन, चैन, शांति, समृद्धि और विकास आया है। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों की भी जो आकांक्षाएं हैं वो देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों की तरह जागृत हुई हैं। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का 3 टियर सिस्टम पहली बार लागू हुआ और मैं कह सकता हूं कि देरी से लागू होने के बावजूद फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज तीनों चुने हुए प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए और एक अच्छी व्यवस्था चली। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के बजट बनाने में भी सरपंच, बीडीसी के मेंबरान, डीडीसी के मेंबरान ने अपनी हम भूमिका निभाई। ऐसे ही अर्बन लोकल बॉडीज के चुने हुए प्रतिनिधियों ने भी जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दिया। इससे एक नई एस्पिरेशन जागृत हुई है यहाँ के लोगों में और इसलिए मैं मानता हूँ कि उम्मीदवारों की संख्या भी बहुत बड़ी है। जी, बहुत काफी ज्यादा लोग हैं। तो एक ये अच्छा संकेत लोकतंत्र के लिए है। और सर एलजी साहब, आपके अनुभव से पूछूं तो आपको क्या लगता है, एक इतने सीनियर मोस्ट राजनेता को क्या लगता है कि नतीजे कैसे आने वाले हैं, सरकार किसकी? नतीजे पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। मैं एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और भारत के निर्वाचन आयोग की मर्यादा मैं समझता हूँ। चुनाव के दौरान सर 370 का मुद्दा हम बार बार देख रहे हैं, तमाम पार्टियां जो उठा रही हैं। 370 हुआ था 2019 में, वो अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कह रही हैं कि रेजोल्यूशन लाएंगी अगर उनकी सरकार बन गई असेंबली के अंदर। दो बात समझिए कि एक नई परंपरा देश में कायम हो गई है। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को या जिन्होंने कभी संवैधानिक पदों पर उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, उनको गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए। सीमाएं सबको पता है, लिमिटेशंस। अब जिस कानून को देश की संसद ने पूरी तरह से संविधान से बाहर कर दिया और भारत की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायालय की फुल बेंच ने जिस पर वैधानिक मुहर लगा दी, अब सोच करके देखिए कि ये गुमराह करने के अलावा और क्या है। कैसे कोई खत्म कर सकता है? मैं समझता हूं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति इसको समझता है कि ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका है, इसके अलावा इसमें कोई सब्सटेंस नहीं। एलजी साहब, जिन्होंने बड़ी बात कही है, वोटर्स से अपील की है कि बड़ी संख्या में बाहर निकलें, उनके वोट से ही जम्मू कश्मीर का भविष्य तय होगा। रही बात चुनावी मुद्दों की, उस पर ठीक उन्होंने बात की। 370 के बारे में एलजी साहब का कहना है कि
गैर जिम्मेदाराना बयान किसी को नहीं देना चाहिए। जो होना था उस पर वो फैसला हो चुका। कैमरामैन राजेश के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। और एक अच्छा संकेत ये कहा जा सकता है कि तेज मतदान की सूचना है। सुबह 11 बजे तक का जो हमें अपडेट मिला है जम्मू कश्मीर से, वहां पर 27% मतदान हो चुका है।